जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस हो या यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की कोई भी एग्ज़ाम परीक्षा, जितने भी भर्ती आई हुई हैं उन सभी के लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ऐसा आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक के यूट्यूब के इतिहास पर आपने नहीं देखे होंगे। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपके बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर टॉपिक से होंगे और बहुत ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, हर टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर चीज़ें आपके समझ में आ गई तो यकीन करो आप इस बार यूपी पुलिस की एक न एक भर्ती में आप बिल्कुल फोड़ दोगे। जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी के लिए कॉमन टेस्ट मैं चला रहा हूँ। 100 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सेशन लेकर डेली शाम को 8 बजे मैं आ रहा हूँ और हिंदी का मैं डेली शाम को 4 बजे अपलोड कर रहा हूँ। तो ये डेली आप लोग देखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ों को अच्छे समझते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और आप देखेंगे कि चीज़ें आपको कितनी ज़्यादा या तो पहले से पता होंगी, नहीं पता होंगी तो मैं आपको बताऊंगा, मगर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी एएसआई, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है इन सभी में से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सूटेबल होगा, सही होगा। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संबंधित अगर हम जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश दिवस आखिर मनाना कब शुरू हुआ। तो ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे राम नाईक साहब, उन्हीं की पहल पर 2018 से शुरू हो गया था उत्तर प्रदेश दिवस मनाना। और उत्तर प्रदेश की कुल कितनी राजधानियां हुई? टोटल 3। कौन कौन सी? सबसे पहले आगरा, ठीक है, दूसरा आपका इलाहाबाद, और तीसरा जो बना तो आंशिक रूप से 1921 में क्या बना था? लखनऊ। फिर उसके बाद पूर्णतः कब बन गया? 1937 से पूर्णतः बन गया था। ठीक है, 3 राजधानियां बनी उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही? सुचेता कृपलानी। ठीक है, और यही जो सुचेता कृपलानी थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, भी बनी थी। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से पढ़ते चलेंगे, हर चीज़ समझते चलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई। और सभी पढ़ने में बिल्कुल मशगूल हैं, आप भी अपने आप को बिल्कुल खपा दो, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा फिर भर्तियाँ तो आती जाती रहती हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा? विश्व खुशहाली सूचकांक में कुल देश जो पार्टिसिपेट किए थे 146 देश ने पार्टिसिपेट किया था। और इन 146 देशों में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का 146 में जो स्थान रहा था वो 140वां रहा था। बताओ, ऐसी स्थिति है भैया, खुशी के मामले में भारत को क्या ही कहूँ। फिलहाल जैसे भी हैं खुश हैं, सूचकांक का क्या है। तो अपनी खुशी देखो और अपने लोगों की खुशी देखो। हम खुश हैं तो सब खुश हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर चीज़ें आपको मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ ले चलता हूँ और वहाँ की चीज़ें समझता हूँ। देखो भाई, साइंस जो होता है ना, ये साइंस आपका एक लिमिटेड वो है। अगर चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो ये पूरे पूरे मार्क्स आपको दे के जाता है। तो यहाँ पर आप अगर साइंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर एक पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दाब का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, क्या वो पास्कल होता है? लेंस की क्षमता डायप्टर, और ऊष्मा जो होता है वो जूल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो कह रहा है वो क्यूरी। इनमें से एक आपका बिल्कुल गलत होगा और जो गलत है वो आपका डी ऑप्शन है। क्यों गलत है? क्योंकि रेडियो धर्मिता जो होती है या रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है वो बेकुरेल होती है, ठीक है, ना कि क्यूरी। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो दाब जो है, दाब का पास्कल होता है, बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता और ऊष्मा। अब यहाँ पर देखो जूल और किस किस का मात्रक होता है? तो कार्य और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है या मुख्य स्रोत है वो आपका है सूर्य। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दाब की बात करते हैं तो दाब एक प्रकार की क्या है? देखो, विद्युत धारा, ठीक है, दाब, ताप, ये सभी एक प्रकार से अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और यहाँ पर अगर हम बल की बात कर लेते हैं तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है? तो 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक,
अगर हम जूल की बात कर लेते हैं तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, जो कि ये इसकी क्या है, सीजीएस प्रणाली में है, ये आपकी एसआई प्रणाली में है। ये आपका एसआई प्रणाली है, ये आपका सीजीएस प्रणाली है। तो मात्रक को थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, क्योंकि मात्रक जो है पूछ लेता है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। बस आपसे पूछ लेगा कि बल जो है किस प्रकार की राशि है, तो ये आपकी क्या है, सदिश है कि अदिश। तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक है। सदिश का मतलब वो होता है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मतलब सदिश दिशा के साथ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर के द्वारा दर्शाया गया है। अब इसको हम पहले पढ़ेंगे। अभिकथन में क्या कह रहा है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। अच्छा भाई। दूसरा क्या कह रहा है, उत्तरी चिली जो है, मान लो चिली एक देश है, ठीक, इसमें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी है। तो इसमें जो कह रहा है उत्तरी चिली, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। मतलब यहाँ पर पोर्फिरी तांबा जो है बहुत अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, इसका मतलब ये था। और बाकी पूरा जो चिली देश है, ये पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा तांबे उत्पादन के लिए माना जाता है। तो इन दोनों का क्या सही होना उचित है या फिर नहीं, तो इसको अगर हम समझें तो ये बात बिल्कुल ए वाला तो सही है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, या फिर यूं कहें कि सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक। और चिली के बाद जो जिसका नंबर आता है वो आता है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। और तांबे का जो आपको देखो यहाँ पर अगर हम इनके ऑप्शन की बात करें तो 123 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। इंडीज क्षेत्र में पोर्फिरी तांबे के लिए विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ा सा तांबे के बारे में समझते हैं, क्योंकि तांबा का जिक्र हुआ है और तांबे का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो चिली है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तांबा दरअसल कहते किसे हैं, तो तांबा जो कहते हैं वो कहते हैं कापर को। कापर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29, और इसका अगर हम बात करें कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है तो होता है 63.5। अब कुछ मिश्र धातुएं होती हैं जो कापर से बनी थी, तो कापर से अगर बात करते हैं तो कापर और टिन को अगर मिला देंगे तो कापर और टिन मिलकर क्या बनाएंगे, कांसा बनाएंगे, ठीक है। कापर जब टिन से मिल जाता है यानी एसएन से मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, कांसा। लेकिन जब कापर जो है जस्ते से मिलेगा यानी जिंक से मिलेगा तो क्या बनाएगा, जब कापर जस्ते से मिल जाता है तब पीतल बना देता है, ठीक। ये 2 मिश्र धातु बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन में ये मिलने 100%, इसको आप नोट कर लेना। क्योंकि जितनी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये सारी की सारी आपको समझो ये एक पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। अगर चीज़ें आपको आ रही हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं आ रही हैं तो सीख लो, यही आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो 2 मिश्र धातु कांसा और पीतल। अगर कांसे की बात करेगा तो टिन आएगा, पीतल की बात करेगा तो जिंक आएगा, बाकी कापर जो होगा तांबा ये आपका कॉमन है, ठीक है। और अगर हम प्राचीनतम की बात करते हैं तो प्राचीन मतलब जो प्राचीन इतिहास था भारत का, या मतलब भारत की ही बात कर लेते हैं, प्राचीन काल में जो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु और मिश्र धातुओं में तांबा और कांसे, जो कि तांबे और टिन से मिलकर बनता है, ठीक है, इन्हीं का नाम आता है। अगर तांबे की बात कर लेंगे तब तो ये डायरेक्ट कापर ही है, लेकिन अगर हम कांसे की बात करेंगे तो कांसा जो है इसमें से टिन मिल जाता है तो कांसा बन जाता है। तो तांबा और कांसा का इस्तेमाल जो आता है ये प्राचीन भारत के इस्तेमाल में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक। अब हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो 124 में अगर हम देखें तो इसको हम ले चलते हैं एक दूसरे फॉर्म में जहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखो दोस्तों, HRA, HSRA और नौजवान सभा और एक क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान सभा। तो इन सभी का देखो, HRA का जो संस्थापक थे यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्र सान्याल, ठीक है। सचिंद्र सान्याल जी के द्वारा इसको कब बनाया गया था, 1923 में, 22-23 के क्षेत्र में। क्योंकि 1922 में जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया, असहयोग आंदोलन क्यों रुका था, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था गोरखपुर में, वहाँ पर पुलिस अधिकारियों को मार दिया गया था। तो यहाँ जो घटना हुई थी इसकी वजह से, क्योंकि असहयोग आंदोलन एक
अहिंसा एक मतलब कि अहिंसा आंदोलन था कि किसी प्रकार से भी कोई हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन जब 1922 में हिंसा हो गई तो असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। तो जब असहयोग आंदोलन रुक गया था तो बहुत सारे नेता जो थे गांधी जी से विमुख हो गए, यानी कि गांधी जी का साथ छोड़ दिए। कौन कौन छोड़े थे? पहले तो आपके छोड़े थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज, जानते हैं आप कि स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, जो कि बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ जीत गई थी। 1923 में ही जब उधर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। उधर तो इधर जो थे मतलब एक तरफ तो उन्होंने इस पार्टी को बनाया, दूसरी तरफ एक और पार्टी बनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्यों बनी थी? इसका बनने का रीज़न ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो भी इनके साथ थे, सचिंद्र सान्याल के साथ। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या करा कि इधर HRA बना दिया। और इस HRA को आप जानते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ? 1926 में क्या हुआ कि जो भगत सिंह थे, भगत सिंह ने एक सभा बनाई नौजवान सभा के नाम से। नौजवान सभा नाम की एक पार्टी बनाई, और नौजवान सभा जो थी इसके और HRA को संयुक्त रूप में लाकर चंद्रशेखर आज़ाद और इसके जो प्रमुख नेता थे, यानी कुछ दिग्गज नेता कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ सारे नाम। देखो, राम प्रसाद बिस्मिल थे। जबकि इन सभी ऑप्शंस को मैंने देखा था और इसकी पूरी व्याख्या भी पढ़ी तो पता चला कि इनमें सही ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि जो सही ऑप्शन होगा वो क्या क्या होंगे। देखो, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, HRA का तो जो संस्थापक था वो तो डायरेक्ट सचिंद्र सान्याल जी थे। ठीक है, उसके बाद HSRA के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। लेकिन उनमें कई प्रमुख नेता थे। ठीक है, प्रमुख नेता कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? अशफाकुल्ला खान। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सचिंद्र नाथ बख्शी भी थे, एक सचिंद्र सान्याल थे, एक सचिंद्र नाथ बख्शी थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सचिंद्र नाथ बख्शी और एक आप थे आपके सचिंद्र नाथ सान्याल तो थे ही, और एक थे जोगेश चंद्र चटर्जी। तो ये सभी नाम, और साथ में आपके चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। तो इनमें वो सब ऑप्शंस नहीं हैं, इसलिए इनमें कोई भी नहीं होगा। बाकी आपको मैंने HRA और HSRA और नौजवान सभा इन सभी के बारे में बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको पादप संबंधी कुछ रोगों के बारे में बताया गया है कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर पादप रोग दिया है और उनके कारक दिए हैं, मतलब किस कारण होते हैं, किस कारक के द्वारा। तो यहाँ पर खट्टे नासर जो होता है ये एक पादप रोग है। यहाँ पर इस साइड आपके पादप रोग दिए हुए हैं, इधर उनके कारक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि जो खट्टे नासर नाम का रोग होता है ये किस कारण होता है। तो एक का जो सही जाएगा वो जाएगा तीसरे के साथ, यानी जीवाणु के साथ होता है, मतलब जीवाणु की वजह से। गन्ने का जो लाल सड़न हो जाती है, अगर आपने गन्ना देखा हो तो उसमें लाल लाल कहीं कहीं जो उसकी गांठ होती है ना, तो वहाँ पे आपको लाल टाइप का एरिया दिखने लगता है। तो वो जो सड़न उसमें पैदा हो जाती है किस वजह से? तो कमड़ की वजह से, फई जो होते हैं उनकी वजह से। तो बी वाला चौथे के साथ जाएगा। फिर उसके बाद आलू का कृष्णकांत रोग जो होता है, आलू का जो कृष्णकांत रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाता है। और गेहूं का जो साहू रोग होता है वो कीट से हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक तो ज़रूर कर देना, क्योंकि चीज़ें आप तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो आप लोग का इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। और डेली बेसिस पर क्लासेस अपलोड हो रही हैं। डेली 4 बजे हिंदी के लिए और डेली 8 बजे आपको GK GS के लिए क्लासेस ज़रूर से ज़रूर देखनी है। सभी के साथ शेयर भी कर दो। निम्न वक्तव्य दिए गए हैं जो कि कथन A और दूसरे का कारण R, इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। जो लिम्नेटिक क्षेत्र होते हैं उसमें पादप प्लवक जो होते हैं ये अधिकता से वृद्धि करते हैं। और लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। जो लिम्नेटिक क्षेत्र होता है वो एक्चुअल में पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो क्या ये दोनों ही सही हैं? तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो बिल्कुल ये दोनों के दोनों ही सही हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है किससे? जो CNG होती है ये बनी किससे होती है? तो इसका जो बनने का जो मुख्य अवयव है, यौगिक है, वो है आपका मीथेन। बिल्कुल D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बात करें पेट्रोल और डीजल से,
तो ये बेहतर मानी जाती है, किससे? वायु प्रदूषण को फैलाने से सीएनजी बेहतर होती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में दे दे आपको, क्वेश्चन बन जाए कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी में कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, तो आपका सीएनजी होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई। तो इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ये जो कंपनियां हैं और इनसे संबंधित और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो मैं चीज़ें सारी आपको बताता हुआ चलूँगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं मेरे भाई। जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी के हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, बाकी हर सब्जेक्ट का वेटेज सेम रहता है, साइंस का भी, हर टॉपिक। तो चीज़ें आप देखेंगे, समझेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन टिक है, ये बिल्कुल सही है, हीराकुंड में ही है। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में ही है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट में ही है। लेकिन मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ना, ये आपका तमिलनाडु के मेट्टुपालयम में है, ठीक है। कहाँ है? मेट्टुपालयम, ठीक, ना कि चेन्नई में। तो ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए और बिल्कुल आप इसे रट लें। इसमें किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लेना मेरे भाई। सारी चीज़ें जो हैं या तो पूछी गई हैं या फिर पूछी जाएंगी। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? देखो दोस्तों, प्राकृतिक गैस की बात आ जाए या फिर सीएनजी की बात आ जाए, दोनों में जो मुख्य रूप से है वो आपका मीथेन है, ठीक। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पे टिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दार्शनिक के नाम दिए गए हैं और उनके दर्शन। दार्शनिक का कौन सा दर्शन है, उस पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 132 में, तो 132 में क्या कह रहा है? 132 में कह रहा है, हम आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं। देखो, रामानुज की दार्शनिक नींव जो थी, उनका अद्वैतवाद था, ठीक है। क्या था? अद्वैतवाद। तो पहले का, अच्छा ये चीज़, इसमें एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, ये जो अद्वैतवाद था, ये हिंदू परंपरा में इसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? रामानुज का जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैत था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए का 4 में जाएगा। फिर उसके बाद माधवाचार्य जो हैं, माधवाचार्य जी, इनका कौन सा दर्शन था? तो माधवाचार्य को पूर्ण प्रज्ञा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पूर्ण प्रज्ञा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक भारतीय दार्शनिक, धर्मशास्त्री और वेदांत के द्वैत यानी द्वैतवाद जो थे, द्वैतवाद का मतलब कि ये आपके माधवाचार्य जी जो हैं वो द्वैतवाद में मत के मुख्य प्रस्तावक थे और उनके विचार जो थे वेदांत के 3 उपमत में से एक है। अन्य 2 को आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद मतलब उनमें काउंट किया जाता है, ठीक है। टोटल 3 मत, तीनों में एक इनके थे, 2 शंकराचार्य के थे, ठीक। अब उसके बाद निम्बकाचार्य की बात आती है, तो ये द्वैताद्वैत इनका दर्शन था और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन सभी के अनुसार ये ऑप्शन बिल्कुल सुटेबल होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रामानुज किससे संबंधित थे? शिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। और माधवाचार्य आपके द्वैतवाद से संबंधित थे। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत से संबंधित थे। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से संबंधित है। इनके दर्शन बहुत पूछे जाते हैं और आ जाते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाते, इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का मतलब PSC, ठीक है। और जब संयुक्त बात आ जाएगी तब ये CPSC आ जाएगा, ठीक है। तो CPSC की अगर बात हो रही है, CPSC मतलब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का, बल्कि पर्टिकुलर राज्यों का होता है। जैसे यूपी में क्या है? तो यूपी में है भैया UPPSC। MP में क्या है? MPPSC। बिहार में क्या है? तो BPSC। इसी तरह एक यूनियन का है तो वो है UPSC, जो कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और ये स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षाएं होती हैं। तो भारत की तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये तो आपका यूनियन का मतलब केंद्र का हो गया, ठीक है। और जो स्टेट वाइज हैं, जैसे UPPSC तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग। लेकिन जब CPSC बनाने की बात आएगी तो ये किसके द्वारा अनाउंस किया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा,
संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो इस पर जो सही सुटेबल आंसर होगा ये क्या होगा? तो अगर कोई भी राज्य ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, आर्टिकल भारतीय संविधान में 315 के अनुसार क्या कहा गया है? दो या दो से अधिक राज्यों को आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। इनके लिए 2 पॉइंट्स भी दिए गए हैं, उसको भी आप समझ लें कि तभी जो है संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। ठीक है। फिर उसके बाद इस प्रकार के संकल्प को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसद में ये चीज़ पारित हो गई तो हो गया। अगर ये चीज़ संसद में पारित हो गई तब उनको उनके राज्यों के विधानमंडल में भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब जो उनके विधायक गण होते हैं, उनका विधानमंडल होता है, तो वहाँ पर भेजा जाएगा। उसके बाद वो भी उसे जो है पारित करेंगे। ठीक है, प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। ठीक, तब जो है कंबाइन लोक सेवा आयोग बनाना संभव है। जैसे अभी यूपी और एमपी अभी एक दूसरे से सहमति कर लें और दोनों एक दूसरे के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की मांग कर लें, तो संसद पहले इसे पारित कर दे। संसद की सहमति ज़रूरी है, और संसद पारित करने के बाद इन दोनों राज्यों के जितने विधायक गण हैं, मतलब जो विधानमंडल में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी उसको पारित करने चाहिए। अब यहाँ पर चीज़ें यहाँ पे थोड़ा देख लें। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। 134 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा गुजरात, केरल और पंजाब। अब यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? दोस्तों, इनमें से एक नाम ऐसा है जो बिना उपराष्ट्रपति बने डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति बन गए थे। आर वेंकटरमण, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनमें से 3 नाम तो ऐसे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति बने फिर उसके बाद राष्ट्रपति बने, लेकिन एक नाम ऐसा है जो डायरेक्ट राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। तो वो कौन है? आप जानते हैं कि छठे जो राष्ट्रपति बने हैं कौन थे? 6वें नंबर पे राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे ये। ठीक है, पहली बार जब बने तो ये फेल हो गए, मतलब कि नहीं चुने गए थे। दोबारा जब बने गए तो निर्वाचित हो गए। प्रथम बार इन्हें जो वीबी गिरी के कारण बहुत कम अंतर से हार स्वीकार करनी पड़ी थी। तब ये कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे और अप्रत्याशित रूप से हार गए। दूसरी बार कांग्रेस ने इन्हें प्रत्याशी बनाया और ये विजयी हुए, और यही वो थे जिनको जो बिना उपराष्ट्रपति बने राष्ट्रपति बनाए गए थे। ठीक है, 2 बार खड़े हुए थे, पहली बार हारे थे, दूसरी बार में जीते थे, और ये 6ठे नंबर के थे नीलम संजीव रेड्डी। वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक, दोस्तों ये 2022 तक के खींचेंगे करंट अफेयर, बहुत ज़रूरी है, चीज़ें आपको समझनी होंगी। कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर माना गया? 136 का सही ऑप्शन हो जाएगा हांगकांग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। SDG सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य से क्वेश्चन बहुत बनता है मेरे भाई, और ये टोटल कितने हैं? सतत विकास लक्ष्य जो है था SDG 1, यानी कि सतत विकास लक्ष्य की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जाएगा, देखो पहला SDG 1 जो था 1 2 3 टोटल कितना था? 17 था। तो 1 जो पहला था वो था कोई गरीबी नहीं। ठीक है, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। इसी तरह SDG 10वें में क्या था? असमानता में कमी। ठीक है, असमानताओं में कमी, यानी पहला वाला तीसरा सही है। ठीक है, SDG 30, तो SDG 13 की बात करते हैं। इसमें था जलवायु में परिवर्तन, चौथे का बन जाएगा। SDG 15 भूमि पर जीवन, दूसरा जाएगा। तो SDG जो ये वाला पहले वाला तीसरे पे आ रहा है, इसका मतलब जल के नीचे जीवन, लेकिन ये 30 नहीं,
ये आई थिंक ये 3 होना चाहिए था, क्योंकि टोटल तो 17 ही है। तो यहाँ पर चीज़ें हम समझने होंगे हमें। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन सा सही ऑप्शन जा रहा है? पहले का 3, फिर लास्ट में क्या रहा, 2-1। शुरू में 3, लास्ट में 2-1। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई इसमें। देखो SDG 10 का जो संबंधित है, SDG 10 संबंधित था असमानता में कमी, मतलब ये कि 3 शुरू में आना चाहिए, तो इसमें है, ये दोनों तो पहले ही कट गए। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आना चाहिए? SDG 15 का उद्देश्य क्या था? SDG 15 का उद्देश्य था SDG 15 का उद्देश्य था भूमि पर जीवन, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब डी, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब ए वाले के अकॉर्डिंग हम एक बार देख लेते हैं। SDG 10 का मतलब ये था कि SDG 10 का जो लक्ष्य संबंधित था, ये था आपका असमानताओं में कमी। फिर उसके बाद SDG 13 जो संबंधित था, ये आपका बी का 1 जलवायु परिवर्तन। SDG 13 जो संबंधित था जल के नीचे जीवन, और SDG 15 जो संबंधित था भूमि पर जीवन। हाँ, तो बिल्कुल ये सही होगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि समाचार पत्रिका और प्रकाशन का स्थान, कौन सा समाचार पत्र कहाँ पे जो है प्रकाशित हुआ था, ये चीज़ें। दोस्तों समाचार पत्र पर भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और किसने इसको प्रकाशित किया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर स्वदेश पत्रिका जो थी या समाचार पत्र था, ये आपका गोरखपुर में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। ए का 4। भारत बंधु जो प्रकाशित किया गया था, ये आपका हाथरस में प्रकाशित किया गया था, बिल्कुल सही है। सत्यवादी जो प्रकाशित किया गया था, ये आपका आगरा का था। और जो शक्ति प्रचारित किया गया था, ये आपका अल्मोड़ा में था। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? LBS का मतलब क्या होता है? तो 139 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा LBS। देखो भारत में लीड बैंक योजना शुरू की गई थी 1969 में, ठीक है। क्या? लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना के अनुसार क्या हुआ था कि इसमें गॉडगिल एक समिति बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पर यह शुरू किया गया था। क्या? लीड बैंक योजना। 1969 के अंत में शुरू की गई लीड बैंक योजना उन्हें आवंटित जिलों के लिए व्यक्तिगत बैंकों, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में ही के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं के काम की परिकल्पना करती थी। और इसका जो फुल फॉर्म था, ये था अग्रणी बैंकिंग योजना, ठीक है, LBS, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध का मतलब जो किसी प्रकार से भी, इन चारों में से ही ढूंढना है, जो कि किसी प्रकार से भी समुद्री सीमा से नहीं मिलता, चारों तरफ मतलब हर क्षेत्र में उसका जो सीमा है वो किसी न किसी स्थल से ही घिरा है। तो 140 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों इन चारों में से। क्या? बोलीविया, सुरीनाम या पेरू या फिर उरुग्वे। तो जो बोलीविया है ना, ये अपने सारे तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये एक स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित हुआ था? भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून, सिर्फ यूं कह सकते हैं इसको, पंचायत कानून कह सकते हैं। तो पंचायत कानून कब पारित हुआ था? तो पंचायत कानून जो पारित हुआ था तो ये 1994 में पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर गड़बड़ जाएगा क्या भाई? देखो पारित होना और लागू होना, इसमें हम थोड़ा सा इसको देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। 72वां संविधान संशोधन जो हुआ तो इससे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 73वां संविधान संशोधन हुआ तो इससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो थी आपकी पंचायत से संबंधित थी, 12वीं अनुसूची जो थी आपकी नगर पालिका से संबंधित थी, ठीक। 72 और 73वां संविधान संशोधन, और इसके तहत आपको पता है कि 1993 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब लागू होने की तिथि 1993 थी, बाकी संशोधन जो हुआ था 1994 में देश की पंचायतों का सांविधिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एक रूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। ठीक है, तो 1993 को पारित हुआ। ठीक, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो 142 का जो सही ऑप्शन होगा, हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। ये सभी मुगल बादशाहों के नाम दिए गए हैं, मुगल शासकों के। तो 142 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। ठीक है, के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है 143 का बिल्कुल लोकटक झील में अवस्थित है। ठीक है, लोकटक झील कहाँ है? तो ये अगर आपसे पूछ ले तो आप जानते हैं कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी? कावेरी, नर्मदा, महानदी या फिर ताप्ती? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महानदी। महानदी आप जानते हैं कि महानदी का जो प्राचीनतम नाम था, प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या था? तो महानदी का जो प्राचीनतम नाम था ये था आपका चित्रोत्पला। आपने शायद नहीं सुना होगा या फिर सुना भी होगा। महानदी का जो प्राचीनतम नाम था यानी प्राचीन काल में वो यही था। ठीक है, और ये कुल कितनी महानदी जो है कितनी इसकी वर्तमान में इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल मतलब पूरी नदी का जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 92,300 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो बडुआ बांध है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये दरअसल यूपी में ना होकर कहाँ पे स्थित है? ये आपका बिहार में स्थित है। ठीक, इसके अलावा सभी कहाँ हैं? यूपी में, अडवा, अहरौरा, बघेलखंड। ठीक है, और ये बांध का जो उपयोग है ना पानी को स्टोर करने, बाढ़ को नियंत्रित करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। किसको? बडुआ को। ठीक है, ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? कृषक आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से? ज्योतिबा फूले का एक खुद का एक आंदोलन चल रहा था और वो जो आंदोलन था आप जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले, इनके हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 11 अप्रैल को हुआ था। किस सन में? 1827 में। ठीक, और गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 में। तो बड़े कौन हुए? बड़े हुए ज्योतिबा राव फूले। ये भी एक महात्मा ज्योतिबा फूले इनका नाम था पूरा। इनकी माता का नाम तो ऐसे अगर देखा जाए चिमड़ाबाई था और इनके पिता का नाम था गोविंद राव। ठीक है, उनका परिवार जो था कई पीढ़ियों पहले माली का काम करता था वे सतारा से, और ये जो थे पुणे फूल लॉकर जो थे फूलों के गजरे आदि वगैरह बनाने का काम किया करते थे। फिर उसके बाद अच्छा इनका जो नाम फूले पड़ा था, ठीक है, ज्योतिबा राव फूले, ये इसीलिए पड़ा था क्योंकि ये फूलों का काम करते थे। ठीक है, और मतलब इनकी जो पीढ़ी थी वो फूले नाम से ही जानी गई। ठीक, और इनका जो संबंध था एंटी कास्ट आंदोलन से संबंधित था, यानी कि जाति विरोधी आंदोलन से। ठीक है, मतलब ये कास्ट के विरुद्ध थे इनका आंदोलन। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ठीक है, तप्त के बारे में बताना है आपको। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ठीक, 22-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या रख दिया गया है? यानी कि सिंगल विंडो एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसका जो अभी मतलब हाल ही में एक कंबाइन एंट्रेंस टेस्ट नाम रखा गया है, तो वो किस नाम से रखा गया है? जो कि कुल कितनी यूनिवर्सिटीज़, टोटल 45 यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर कराया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा एग्ज़ाम है? UAET, CUCET, CUET, CUAT? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका CUET 2022 के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली बेसिस पर क्लासेस हो रही हैं, हिंदी वाली भी देखें, शाम को 4 बजे 8 बजे आपको डेली ये मिल रही है। भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसमें आपको ट्रेड यूनियन संबंधित दलीय संबद्धता आपको बतानी है कि कौन सी पार्टी किस दल से कौन सा ट्रेड यूनियन किस दल से संबंधित था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखिए भारतीय मजदूर संघ जो था ये पूरी तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था। ठीक है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इंडियन मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था ये भारतीय कांग्रेस से संबंधित था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अब उसके बाद यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये किससे संबंधित था? तो ये आपका संबंधित था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी, अच्छा मार्क्सवादी भी लिखा है। तो ये आपका देखो पहला वाला चौथे के साथ जाएगा, दूसरा वाला आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जाएगा, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है आपका, ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जाएगा। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, 4-1 के साथ जा रहा है। ठीक है, 4-1, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका अंतिम भी है और इसके साथ एक नई शुरुआत भी होगी। आप लोग लेवल देख रहे होंगे, लेवल बिल्कुल वो हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आप छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को, न जाने इसमें भी कितने छोड़े होंगे। तो आप लोग अपने स्कोर भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? मतलब प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, यानी कि वहाँ के जल में आर्सेनिक उपस्थित होता है। बाकी अगर आपको बताएं तो WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चीज़ बताया गया कि हर सुरक्षित जल में 10 माइक्रोग्राम जो होता है, माइक्रोग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में 10 माइक्रोग्राम जो है आर्सेनिक पाया जाता है। आर्सेनिक एक प्रकार से जल को दूषित करता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी बांग्लादेश में। और उसी क्षेत्र में अगर भारत की बात करें तो अगर भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो ये बंगाल में होता है। ठीक है, बंगाल डेल्टा बेसिन के इलाकों तक ये सीमित है फिलहाल, मतलब वहाँ के भी क्षेत्र में हल्का फुल्का पाया जाता है। तो ये बांग्लादेश में जो है व्यापक रूप से इसका जो है प्रभाव देखा जाता है। दोस्तों डेली बेसिस पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके कितने स्कोर हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।